हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है कि आप सभी अच्छे हैं, खुश हैं, मस्त हैं, खुश रहें, मस्त रहें। हम साइकोलॉजी में बुद्धि के बारे में चर्चा कर रहे थे। बुद्धि टॉपिक हमने क्या कल कंप्लीट कर लिया था। बुद्धि के बारे में मोस्टली जो चीजें हमने पढ़ ली थी, एक जो डायग्राम था वो हमने नहीं देखा था कि बुद्धि के मापन के लिए जो टर्मन के द्वारा बुद्धि मापन के आधार पर किस बालक को प्रतिभाशाली की श्रेणी में रखा जाए, किसको मूर्ख है, किसको निर्बल बुद्धि में रखा जाएगा, वो हमने नहीं देखा था। थोड़ी सी चर्चा की थी, विस्तृत नहीं देखा था, उसके बारे में देखेंगे। तो बुद्धि में हमने क्या पढ़ा था? सर्वप्रथम बुद्धि कहां से निकल कर आती है, बुद्धि का परीक्षण किसके द्वारा किया गया था, मानसिक आयु वास्तविक आयु किसके द्वारा बताई गई थी, बुद्धि लब्धि का सूत्र किसने दिया था, और बुद्धि की विभिन्न मनोवैज्ञानिकों की परिभाषाएं क्या क्या थी, बकिंगम क्या कहते हैं, टर्मन क्या कहते हैं, रोज क्या कहते हैं, इनके बारे में हमने देखा था। इसके बाद बुद्धि का वर्गीकरण किया था कि कौन कौन से मनोवैज्ञानिक बुद्धि को क्या क्या नाम जानते हैं। थॉर्नडाइक वगैरह थे, हॉर्न व केटल थे, इनके द्वारा बुद्धि का वर्गीकरण हमने देखा था। इसके बाद हमने बुद्धि मापन की जो क्या है, अगर हम बात करते हैं सिद्धांत दिए गए थे बुद्धि के, अगर सिद्धांत की बात करते हैं, एक तत्व सिद्धांत है, अभिनय है, द्वितत्व है, त्रितत्व है, भूतत्व है, भूतत्व थॉर्नडाइक थे, समूह तत्व की बात करते हैं थर्स्टन है, प्रतिदर्श की बात करते हैं थॉमसन है, और पदानुक्रम क्रम मेहता का सिद्धांत है बर्ट और बर्नन है। इस प्रकार हमने सिद्धांत दिए थे। त्रिआयामी सिद्धांत है गिलफर्ड के द्वारा जो दिया गया था। ये हमने मुख्य मुख्य सिद्धांत है उनके बारे में चर्चा की थी। बहुबुद्धि का सिद्धांत है हार्वर्ड गार्डन के द्वारा, इनमें हमने देखा था। इसके बाद हमने क्या है, बुद्धि के सोपान है, बुद्धि के सोपानों के बारे में चर्चा की थी। मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु इनटू 100 है। इनमें इसका इतिहास देखा था, कब से लेकर के बुद्धि लब्धि आया था, सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था, कब कब संशोधन किए गए थे, कब कब इसमें प्रश्नों की संख्या 59 थी, कब 30 थी, कब 90 कर दी गई थी। बाद में भारत की अगर बात करते हैं तो भारत में सबसे पहला बुद्धि परीक्षण अबजी कॉलेज लाहौर के प्रिंसिपल कौन से CS राइस के द्वारा 1922 में बनाया गया था। यहाँ पर इसका परीक्षण किया गया था। जलोटा है और जलोटा विभिन्न मनोवैज्ञानिकों द्वारा भारत में भी इसका क्या परीक्षण किया गया था। ये हमने क्या सारा इसके बारे में सब कुछ देखा था। इसके बाद हमने चर्चा की थी कि बुद्धि की अगर बात करते हैं तो छंटनी के लिए परीक्षण बनाए गए थे। बुद्धि के कितने प्रकार के परीक्षण? 2 प्रकार के हैं, एक तो व्यक्तिगत है, एक सामूहिक है। व्यक्तित्व और सामूहिक की अगर बात करते हैं उनमें किस प्रकार के हैं? व्यक्तिगत किस प्रकार का शाब्दिक परीक्षण होता है और अशाब्दिक भी होते हैं। सामूहिक में इसी प्रकार पढ़ा था कि शाब्दिक परीक्षण भी होते हैं, अशाब्दिक भी होते हैं। ऑक्टियस के द्वारा अमेरिका में 1917 में सैनिकों की छंटनी के लिए आर्मी अल्फा परीक्षण और आर्मी बीटा परीक्षण बनाए गए थे, यानी इनको छंटनी करनी थी, वहीं से ये निकल कर आते हैं। तो वर्तमान समय की अगर बात करते हैं प्रचलित परीक्षण कौन सा होता है, वर्तमान की अगर बात करते हैं प्रचलित जो परीक्षण है वो कौन सा? सामूहिक शाब्दिक है। लेकिन सर्वश्रेष्ठ परीक्षण वर्तमान का सबसे अच्छा परीक्षण कौन सा माना जाता है? व्यक्तिगत शाब्दिक है, यानी प्रति व्यक्ति से हम शब्दों के माध्यम से अगर प्रश्न पूछते हैं वो सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इनके बारे में हमने क्या है देखा था, हमने चर्चा की थी। इसके बाद थोड़ा सा इसमें रह गया है कि टर्नमन के द्वारा बुद्धि लब्धि के आधार पर बालकों को एक श्रेणी में बांटा था। उन श्रेणी की बात करते हैं तो उन्होंने क्या है, विभिन्न बालकों को एक IQ दिया था। मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु इनटू 100 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो किसी भी बालक का एक IQ आता है, एक बुद्धि लब्धि आती है। उसी बुद्धि लब्धि के आधार पर इनके द्वारा क्या एक सारणी दी गई थी जिसमें बताया गया था कि यह बालक प्रतिभाशाली है, यह सामान्य बुद्धि का है, यह निर्बल का है, यह मंद बुद्धि का है, और यह क्या है, तीव्र बुद्धि का है। तो हमने कल चर्चा की थी कि 90 से 109 है, जिसकी बुद्धि लब्धि कितनी होती है? 90 से 109 की होती है। वो कौन सी श्रेणी में आता है? सामान्य बुद्धि का बालक होता है। 90 से 109 या कई बुकों में 110 दिया होता है, जिसमें 90 से 109 का IQ या 110 का IQ होती है, बुद्धि लब्धि होती है, उस बालक को हम सामान्य श्रेणी में बांटेंगे। कौन सी श्रेणी में आता है? वो बालक सामान्य श्रेणी में जाएगा। जिसमें 110 से लेकर 119 में आ जाती है, वो कौन से हैं? 110 से लेकर के जैसे हम ऊपर बढ़ते हैं 119 तक जो बालक होता है, जिसका IQ लेवल होता है, वो बालक किस श्रेणी में जाएगा? वो सामान्य से ऊपर उठेगा और कौन सी बुद्धि में जाता है? तीव्र बुद्धि में जाता है। सामान्य से ऊपर कौन सी है? तीव्र बुद्धि आती है। तो 90 से 109 में कौन सा सामान्य श्रेणी का है? 90 से 109 सामान्य श्रेणी का है। 110 से 119 जैसे थोड़े से ऊपर जाते हैं तो उस बालक की किस प्रकार की होती है? अगर बात करते हैं तीव्र होती है, उसकी बुद्धि किस प्रकार की होती है? तीव्र है। 90 से 109 तक और 110 से लेकर 119 तक है। जैसे ही हम 120 से 139 की तरफ बढ़ते हैं तो बालक का IQ लेवल और बढ़ जाता है। उस श्रेणी के बालकों को क्या कहा जाता है? प्रखर बालक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रखर बालक है। और जिसका IQ लेवल 140 से अधिक होता है उसे प्रतिभाशाली बालक की श्रेणी में रखा जाता है। कौन सी श्रेणी आती है? प्रतिभाशाली श्रेणी रखा जाता है। तो सामान्य श्रेणी के 90 से 110 या 90 से 109 के मध्य जिसका IQ होता है उसको एक पोर्शन दे दिया जाता है। जैसे एक सामान्य से बालक है जिसका IQ लेवल 108 है, तो किस बुद्धि का होगा? सामान्य का, तीव्र का,
प्रखर का या मंद बुद्धि का। तो उसकी अगर बात करते हैं, उस श्रेणी की अगर हम बात करते हैं, तो जब 90 या 109 के मध्य आता है, 108 दिया है, तो 108 कौन सी श्रेणी में चलाएगा? सामान्य बुद्धि का है। दूसरा दे दिया जाता है कि एक व्यक्ति है जिसकी बुद्धि लब्धि 141 है, तो वो किस श्रेणी में आएगा? प्रतिभाशाली है, मंद है, निर्बल है। और एक ऑप्शन और देते हैं, तो वो क्या है? 140 से 140 से अधिक किस में चले जाते हैं? प्रतिभाशाली के हैं। इस प्रकार क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो वो बालक जिसकी बुद्धि लब्धि IQ 90 से 109 या 110 के मध्य होता है, वो बालक किस श्रेणी में आएगा? सामान्य की है। जैसे ही 110 से 119 के ऊपर जाएंगे, तो वो बालक कौन से आएगा? तीव्र बुद्धि का बालक बन जाएगा। जैसे ही 120 से 139 की बुद्धि लब्धि के बारे में पूछता है, तो वो बालक इसका हो जाएगा? प्रखर की श्रेणी में है। कौन सा है? प्रखर की श्रेणी में है, यानी उसकी बुद्धि लब्धि कितनी हो जाएगी? प्रखर हो जाएगी, यानी तीव्र से भी ज्यादा सोचने वाला वो बालक हो जाएगा। जैसे 140 से अधिक जाते हैं, तो उस बालक की बुद्धि लब्धि किस श्रेणी में आएगी? प्रतिभाशाली की श्रेणी में वो माना जाएगा। उसकी जो बुद्धि लब्धि है वो क्या है? मोर इंटेलिजेंट की श्रेणी में चली जाएगी। जो सामान्य बालक होते हैं वो इस पूरे ब्रह्मांड में, पूरी सृष्टि में कितने? 60% पाए जाते हैं। पूरे ब्रह्मांड और पूरी सृष्टि में सामान्य बालक कितने पाए जाते हैं? 60% है, यानी 60% है। लेकिन अगर हम बात करते हैं 90 से 109 के बाद, अगर हम बात करते हैं 110 से 119 की अगर हम बात करते हैं, तो ये बालक जो होते हैं, ये बालक कितने पाए जाते हैं? तीव्र बुद्धि वाले 5% है। तीव्र बुद्धि वाले कितने हैं? 5% है। जैसे ही हम प्रखर बुद्धि में चले जाते हैं, तो 14% बालक के इस पूरी ब्रह्मांड में 14% के प्रखर बुद्धि के पाए जाते हैं। और प्रतिभाशाली है, पूरी सृष्टि में 1% बालक के है प्रतिभाशाली की श्रेणी में आते हैं। इसके नीचे लेवल की बात करते हैं कि ए तो यानी भी सामान्य श्रेणी के होंगे, इससे भी ऊपर होते हैं, इससे भी नीचे होते हैं। तो पूरी सृष्टि में 60% के सामान्य बुद्धि के बालक होते हैं। और इसके ऊपर चले जाएंगे, सामान्य श्रेणी के बालक कितने होते हैं? 60% है। प्रतिभाशाली कितने? 1% है। जैसे नीचे आते हैं, तो मूर्ख है, जड़ है, मूर्ख है, निर्बल है, मूर्ख है और क्या है? जड़ है, ये आ जाएंगे। तो अगर हम बात करते हैं 70 से कम कोई भी जो बालक है, उसका अगर IQ लेवल 70 से कम है, तो वो किस श्रेणी में आंका जाएगा? मूर्ख की श्रेणी में आंका जाएगा। कोई भी उसको काम देते हैं, तो क्या सामान्य से लेवल का भी काम होता है, उसको करने में क्या हिचकिचाहट करता है, उसको करने में क्या जोर आता है, वो कर नहीं सकता है। तो इससे बालक जिनका IQ लेवल 70 से कम है, वो किस बुद्धि के होंगे? तो वो बालक अगर बात करते हैं, तो मूर्ख बुद्धि की श्रेणी में गिने जाते हैं। दूसरा अगर बात करते हैं 70 से 79 है। 70 से अगर बात करते हैं 79 के जो बालक होते हैं, 70 से 79 जिनका IQ होता है, जिनकी बुद्धि लब्धि होती है, तो वो अगर हम बात करते हैं तो निर्बल बुद्धि में माने जाएंगे, यानी मंद से थोड़े कम है, निर्बल बुद्धि में 70 से 79 है। 80 से जैसे 89 तक जाते हैं, तो कौन से? मंद बुद्धि की श्रेणी में आते हैं। तो एक तो क्या मूर्ख है, जिनका IQ लेवल 70 से कम होता है, वो किस श्रेणी में जाने जाएंगे? वो अगर हम बात करते हैं, तो वो हमारे 70 से कम के मूर्ख में माने जाएंगे। 70 से ऊपर चलते हैं 70 से 79 तक, 70 से 79 की अगर बात करते हैं, तो वो बालक निर्बल के माने जाएंगे। 80 से 89 की अगर बात करते हैं, मंद बुद्धि की श्रेणी में आते हैं। अब 70 से भी कम है, इनको भी डिवाइडेशन कर दिया 3 भागों में। 70 से कम नीचे चलेंगे, तो इनको भी 3 भागों में, जड़ है, मूढ़ है और क्या है? मूर्ख है। जड़ है, मूढ़ है, मूर्ख है। अगर हम बात करते हैं 50 से लेकर 69 तक है, 50 से लेकर 69 तक जो बालक होते हैं, जिनका IQ लेवल 50 से लेकर 69 तक होता है, वो बालक मूर्ख कहलाते हैं। वो बालक क्या कहलाते हैं? मूर्ख की श्रेणी में आते हैं, यानी जिनका लेवल 50 से लेकर 69 के मध्य है, वो किस प्रकार के हैं? मूर्ख है। 25 से लेकर क्या है? 49 की अगर बात करते हैं, जिनका IQ लेवल 25 से लेकर 49 के मध्य है, वो किस श्रेणी में आते हैं? मूढ़ में आएंगे। वो कौन से आते हैं? मूढ़ में आते हैं। और तीसरी अगर बात करते हैं, जिनका IQ लेवल 25 से कम है, बिल्कुल नीचे का है, तो वो बालक कौन सी श्रेणी में चले जाते हैं? जड़ में चले जाएंगे, यानी वो जड़ है, उनको कुछ भी कह लो, उनसे कोई मतलब नहीं है, कुछ भी समझा लो, कुछ भी कह लो, कुछ भी पूछ लो, उनसे कोई भी प्रकार का कहे उत्तर नहीं दिया जाता है, तो वो बालक किस श्रेणी में आते हैं? जड़ में आते हैं। तो 25 से कम जड़ है। अगर 25 से लेकर 49 तक चलते हैं, 25 से लेकर 49 में क्या आते हैं? मूड आते हैं। और अगर हम चलते हैं इससे ऊपर अगर बात करते हैं 69 तक, 50 से लेकर 69 तक चलते हैं, वो कौन से आते हैं? मूर्ख आते हैं। 70 से कम मूर्ख में आएंगे। 70 से अगर ऊपर चलते हैं 89 तक, कौन से आते हैं? निर्बल में आएंगे। और 80 से 89 तक अगर बात करते हैं, वो किस में आते हैं? मूर्ख में आते हैं। ठीक है, निर्बल है, मूर्ख है। पहला कौन सा आता है? 25 से कम बिल्कुल निठल्ले हैं, जड़ है। 25 से 49 की अगर बात करते हैं, मूढ़ है। 50 से 69 की अगर बात करते हैं, तो मूर्ख है। 70 से कम को क्या है? मूर्ख की श्रेणी में रखा जाता है। 70 से 79 की अगर बात करते हैं, निर्बल बुद्धि के हैं। 79 से अगर बात करते हैं 89 तक चलेंगे, 90 से लेकर क्या 79 से लेकर 89 तक अगर बात करते हैं, तो वो किस श्रेणी में आते हैं? वो
मंद बुद्धि की श्रेणी में आते हैं। इसके ऊपर चलते हैं 90 से 110 या 90 से 109 है वो सामान्य श्रेणी के व्यक्ति हैं, सामान्य इनकी बुद्धि होती है। 110 से 119 की अगर बात करते हैं तो तीव्र होती है, और 120 से 139 की प्रखर होती है, 140 से अधिक है प्रतिभाशाली। इस प्रकार ये क्या है एक डायग्राम बनता है जिसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एक व्यक्ति है जिसकी मानसिक आयु इतनी है, उसकी वास्तविक आयु निकालिए, वो किस श्रेणी का होगा। तो इसमें क्या है क्वेश्चन को क्या है विभिन्न डिपार्टमेंट्स में अलग अलग पूछे जाते हैं। फर्स्ट ग्रेड में अलग पूछते हैं, सेकंड ग्रेड में अलग है, और थर्ड लेवल का एग्जाम होता है उसमें अलग पूछते हैं। और विभिन्न अगर हम बात करें कैटेगरी के एग्जाम साइकोलॉजी के जब 10 क्वेश्चन आते हैं तो उनमें अलग लेवल के आधार पर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जब क्वेश्चन देखें तब इनके बारे में चर्चा करेंगे। अब ये क्या बुद्धि हमारा कंप्लीट होता है। इसके बाद एक टॉपिक आता है संवेगात्मक बुद्धि। बुद्धि के साथ छोटा सा एक टॉपिक है जिसका नाम क्या है संवेगात्मक बुद्धि है। तो सर्वप्रथम इसके बारे में देखते हैं कि संवेगात्मक बुद्धि होती क्या है। तो संवेगात्मक बुद्धि से देखने से पहले हम चर्चा करते हैं संवेग किसे कहा जाता है। यानी अगर हम बात करते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस है, संवेगात्मक बुद्धि है। संवेग की अगर बात करते हैं, संवेग हमारे इंग्लिश शब्द इमोशन से बना है। इमोशन को क्या कहते हैं, हमारी इमोशन चेंज हो गई। कई बार किसी चीज को हम देखते हैं तो गुस्सा आ जाता है, कई बार किसी चीज को देखकर हम खुश हो जाते हैं, हमें शांति मिलती है, आत्मिक शांति मिलती है। तो जब हमारे इमोशन है वो चेंज हो जाते हैं, उन्हीं को क्या कहा जाता है संवेग कहा जाता है। उसी के आधार पर बुद्धि का निर्धारण करते हैं। तो संवेग शब्द की उत्पत्ति हमारे इंग्लिश शब्द इमोशन से हुई है। संवेग शब्द की किस हुई है, संवेग शब्द की उत्पत्ति हमारे इंग्लिश शब्द संवेग किसे इमोशन से हुई है, जिसका अगर हम बात करते हैं लैटिन भाषा के इमोवियर से लिया गया है। संवेग कहां से लिया गया है, लैटिन भाषा के इमोवियर से लिया गया है। किससे लिया गया है, लैटिन भाषा के इमोवियर से हमारा संवेग जो शब्द है वो लिया गया है, जिसका अर्थ होता है उत्तेजित होना है। क्या होता है, उत्तेजित होना है। इमोशन से क्या है, उत्तेजित हो। जैसे हम शांत बैठे, क्या है, हम शांत बैठे हैं, सामने हमारा चहेता निजी बिल्कुल चाहने वाला पूरे ब्रह्मांड में जिसको देखकर हमें खुशी हो वो व्यक्ति आ जाता है, तो हम तुरंत प्रभाव से खड़े होते हैं, खुश हो जाते हैं, कूदने लगते हैं। ये क्या है, हमारे इमोशन है, यानी उत्तेजित हुए। तो क्या कहता है, इमोशन जो है संवेग होते हैं वो हमें क्या करते हैं, उत्तेजित करते हैं। शांत अवस्था में बैठे हैं, किसी बात से लेकर हम इतने खुश हो जाएंगे और किसी बात को लेकर हम क्या इतने दुखी हो जाएंगे। शांत अवस्था में बैठा कोई व्यक्ति जब अचानक से उत्तेजित हो जाता है तो इसी को क्या कहा जाता है, संवेग कहा जाता है। जिसे चर्चा करते हैं कि हम कहीं बैठे थे, दोस्तों मित्रों में कहीं बैठे थे, कोई कहीं से फोन आया, जिससे कहें कोई कहीं से फोन आया, उसने क्या कोई खुशी वाली बात सुना दी, तो हम पहले तो क्या दोस्तों के साथ सामान्य सी बात करें, जैसे ही फोन आया कोई खुशी की बात हमने सुनी तो हमारे चेहरे के हाव भाव बदल जाते हैं, हमारे शरीर का ढांचा बदल जाता है, शारीरिक जो क्रिया करते हैं हम, शरीर की जो क्रिया करते हैं वहां बैठे अपने आप होती है। ठीक है, तो ये कौन सा आता है, ये संवेग के कारण हमें किसी प्रकार की खुशी मिलती है, उसे उत्तेजित होता है, हमारा शरीर क्या हो जाता है, उत्तेजित होता है, उसी को संवेग कहा जाता है। यानी संवेग क्या करता है, हमें उत्तेजना प्रदान करता है। दूसरा उदाहरण बात करते हैं, हम कहीं बैठे थे, हमारा एग्जाम का रिजल्ट आने वाला था। सामान्य से एग्जाम के रिजल्ट से क्या है, ज्यादा इफेक्टेड होते हैं। तो एग्जाम का कोई रिजल्ट आने वाला था, रिजल्ट आया, किसी मित्र ने देखा, उसने बताया तू तो फिर रह गया, तू तो क्या है फिर रह गया। सामान्य बातचीत कर रहे थे, बैठे थे कहीं पे, लेकिन जैसे ही आया तो हमारे शरीर के हाव भाव बदल जाते हैं, हमारा शरीर है वो एकदम क्या है लो एनर्जी प्रोग्रेस करता है, यानी हम बिल्कुल ऐसे क्या है ऊर्जावान, ऊर्जा निहित जो क्या है हो जाते हैं कि हमारा फिर नहीं हुआ, फिर हम क्या किसी प्रकार वहां से उठते हैं और चलते हैं। तो इस प्रकार के संवेग जो होते हैं व्यक्ति को उत्तेजना प्रदान करते हैं। क्या करते हैं, व्यक्ति को उत्तेजना प्रदान करते हैं। तो संवेग शब्द की उत्पत्ति हमारे इंग्लिश शब्द इमोशन से हुई है, जिसका अगर उत्पत्ति की बात करते हैं ये लैटिन भाषा के एमोवियर से बना है। कौन सा आता है, लैटिन भाषा है जिसका शब्द कौन सा आता है, एमोवियर से क्या संवेग बना है। संवेग से क्या प्रदान करते हैं, संवेग हमारे शरीर में क्या तुरंत उत्तेजना प्रदान करते हैं, यानी हमें एक्साइटमेंट देते हैं, कोई भी प्रकार का है पॉजिटिव एक्साइटमेंट देते हैं, कई बार नेगेटिव एक्साइटमेंट भी देते हैं। पॉजिटिव के बारे में देखते हैं कई बार तो खुशी प्रदान होती है, नेगेटिव के बारे में कोई बात या किसी प्रकार का हो जाता है तो हमारा शरीर क्या लो एनर्जी देता है। तो संवेग हमें क्या है उत्तेजना प्रदान करते हैं, कई बार ये खुशी की उत्तेजना भी करते हैं, कई बार क्या है दुख की उत्तेजना भी करते हैं। तो क्या है, इसकी अगर बात करते हैं तो संवेग क्या करते हैं, हमारे शरीर को उत्तेजित करते हैं, उत्तेजना प्रदान करते हैं। तो क्या संवेग हमें जन्म से मिलते हैं या बाद में मिलते हैं, या तो क्या है बात करते हैं कि संवेग क्या हम जन्म के साथ साथ लेकर आते हैं, या जन्म के बाद जब इस परिवेश में इस वातावरण में आते हैं तो हमारे संवेगों का जन्म होता है।
अपितु अगर हम बात करते हैं कि संवेग जो होते हैं, जैसे ही जन्म होता है तो संवेग हमारे साथ उत्पन्न होते हैं। हमारा जैसे ही जन्म हुआ हम कुछ संवेग साथ लेकर आए थे, कुछ इमोशन जो है हम साथ लेकर आए थे, और कुछ संवेग हमने यहाँ आने के बाद के है अर्जित किए हैं, प्राप्त किए हैं। जैसे ही जन्म हुआ, जन्म होते ही बच्चा क्या है, पहली बार रोता है। प्रथम बार अगर किसी बच्चे का जन्म होता है तो प्रथम बार ज्यादातर बच्चों की अगर बात करते हैं तो वो रोते हुए क्या है जन्म लेते हैं। उनका क्या है प्रथम बार जैसे क्या है प्रवेश करते हैं इस वातावरण में, ब्रह्मांड में, तो वो क्या है रोते हैं। तो जैसे ही रोते हैं तो ये उसका क्या है संवेग है। कौन सा है? संवेग है। संवेग कहा किसे जाता है? रोना, हंसना, ठीक है, दौड़ना, चलना, फिरना, ठीक है, और किसी प्रकार की फीलिंग करना, ठीक है, तो ये कौन से होते हैं? संवेग होते हैं। तो बच्चा जब जन्म लेता है, जन्म के साथ ही वो क्या है रोता है, ये उसका कौन सा एक संवेग है। तो इससे हम कह सकते हैं कि संवेग जो होते हैं किस प्रकार के होते हैं? जन्म जात होते हैं। संवेग किस प्रकार के होते हैं? जन्म जात होते हैं, यानी जन्म के साथ ही हम क्या संवेग लेकर आते हैं। हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं? संवेगात्मक बुद्धि है, इमोशनल इंटेलिजेंस है। पहले हमने इंटेलिजेंस पढ़ा था, केवल बुद्धि पढ़ा था। अब हम इमोशनल इंटेलिजेंस यानी हम इमोशन में जो बह जाते हैं, संवेगों में जो बह जाते हैं, उसकी जो बुद्धि होती है उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो ये संवेग शब्द हमारे इंग्लिश शब्द इमोशन से बना है, जो हमारे लैटिन भाषा के एमोवेर से उत्पन्न हुआ है। संवेग हम जन्मजात लेकर आते हैं, संवेग जन्म से हमारे साथ उत्पन्न होते हैं। संवेग हमें क्या प्रदान करते हैं? उत्तेजना प्रदान करते हैं, ठीक है। इसका बेसिक हिस्ट्री देखिए, संवेग कहा किसे जाता है? जब व्यक्ति शांत अवस्था में कहीं बैठा होता है, किसी परिवेश में बैठा होता है, तुरंत एक्साइटमेंट उसे किसी बात के कारण होता है, तो वो उसका क्या है? संवेग है। तो संवेग हमें क्या प्रदान करते हैं? उत्तेजना प्रदान करते हैं। कौन सी आती है? संवेग की अगर बात करते हैं तो ये हमें क्या करते हैं? उत्तेजना प्रदान करते हैं। और संवेग किस प्रकार के होते हैं? जन्मजात होते हैं, ठीक है। सभी अगर हम बात करते हैं, सभी जो संवेग है, सभी संवेग है, क्या सभी संवेगों का विकास एक साथ हो जाता है या धीरे धीरे होता है? या अगर बात करते हैं, क्या हम रोना, चलना, फिरना, दौड़ना एक साथ करते हैं? नहीं। उदाहरण के तौर पर अगर बात करते हैं, जैसे ही हमारा जन्म हुआ तो जन्म के साथ हमने क्या केवल क्या है रोक रही थी, हम क्या है रोककर इस ब्रह्मांड में प्रवेश किया था। तो हमारा कितना? केवल एक संवेग उत्पन्न हुआ था। जन्म के समय हमारा एक संवेग है। जैसे ही एक दिन बीता, 2 दिन बीते तो बच्चा हंसने लग जाता है, थोड़ा थोड़ा क्या है वैसे ऐसे होठों को क्या फैलाता है, तो हम कहते हैं बच्चा हंसने लगा। तो दूसरा संवेग उसका थोड़े समय बाद उत्पन्न हुआ। तीसरा अगर हम बात करते हैं, बच्चा पकड़ने 1-2 दिन के बाद में क्या बच्चा कोई उसके हाथ में दे किसी प्रकार की चीज, तो वो क्या पकड़ने लग जाता है या मुट्ठी बंद करता है। तो ये किसका है? उसका तीसरा संवेग है, यानी किसी चीज को पकड़ना है। तो संवेग जो होते हैं उनका विकास एक साथ नहीं होता है, धीरे धीरे होता है। तीसरा पॉइंट कौन सा आता है? कि संवेगों का जो विकास होता है वो सभी संवेगों का विकास एक साथ नहीं होता है, वरन धीरे धीरे होता है। पहले बच्चा रोएगा, फिर हंसना सीखता है, फिर पकड़ना सीखता है, और फिर विभिन्न प्रकार की क्रियाकलाप करना सीखता है। तो संवेग की अगर बात करते हैं, संवेगों का विकास एक साथ नहीं होता है, अपितु धीरे धीरे होता है। वाटसन थे, वाटसन ने कहा था तुम मुझे कोई भी बालक दे दो, मैं उसे वैसा बना दूंगा जैसा मैं बनाना चाहता हूं। तो वाटसन ने कहा था, परिभाषा दी थी, उसी के अनुरूप वाटसन बताते हैं कि जब किसी शिशु का, जब किसी बालक का जन्म होता है तो जन्म के समय वो कितने 3 संवेग लेकर उत्पन्न होता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि वाटसन के अनुसार जब किसी नवजात शिशु का जन्म होता है तो उसके समय उसमें कितने संवेग पाए जाते हैं। उसकी अगर बात करते हैं, जब नवजात शिशु का जन्म होता है उस समय उसमें 3 संवेग पाए जाते हैं वाटसन के अनुसार। भय है, क्रोध है, और कौन सा आता है? स्नेह। भय होता है, क्रोध होता है, और कौन सा आता है? स्नेह। भय, क्रोध, और कौन सा है? स्नेह। यानी जब बच्चे का जन्म होता है तो उस समय उसमें कितने 3 संवेग पाए जाते हैं। कौन कहते हैं? वाटसन कहते हैं। यानी बच्चा जब जन्म लेता है, कोई भी चीज उसके आस परिवेश में गिरती है नीचे, ज्यादा आवाज आती है तो बच्चा क्या डरता है, भय। दूसरा क्या? क्रोध। बच्चा क्या क्रोधित होता है, जब उसे दूध पिलाने के लिए नहीं मिलता तो बच्चा क्या क्रोध करता है। तो भय है, क्रोध है, और स्नेह है। माँ के प्रति ममता होती है उसके, माँ के प्रति क्या है वो हमेशा माँ की तरफ रहता है, माँ की तरफ उल्टा हुआ रहता है। तो इसमें क्या है? वाटसन कहते हैं जब किसी नवजात शिशु का जन्म होता है तो उसमें 3 संवेग पाए जाते हैं, और 3 संवेग कौन कौन सी हैं? भय है, क्रोध है, और कौन सा आता है? भय, क्रोध, और तीसरा कौन सा आता है? स्नेह है। भय, क्रोध और स्नेह के साथ किसी बालक की अगर बात करते हैं, किसने बताए थे 3 संवेग? वाटसन ने बताए थे।
इसके बाद ब्रिजेश आए थे। ब्रिजेश ने कहा था कि जब किसी नवजात शिशु का जन्म होता है, ब्रिजेश के द्वारा क्या कहा गया था कि जब किसी नवजात शिशु का जन्म होता है तो उसमें केवल और केवल क्या है, एक संवेग होता है। ठीक है, एक संवेग होता है, वो कौन सा होता है, उत्तेजना का है। जब नवजात शिशु का जन्म होता है तो उसमें एक संवेग पाया जाता है, वो भी कौन सा होता है, उत्तेजना का होता है। ठीक है, यानी एक्साइटमेंट का होता है। बाकी जब उसकी 2 वर्ष की आयु होती है तो उसमें सारे संवेग क्रिएट हो जाते हैं, उत्पन्न हो जाते हैं। ब्रिजेश कहते हैं कि जब नवजात शिशु जन्म लेता है, इस धरती पर आता है, तो उसमें क्या केवल और केवल क्या एक संवेग पाया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, उत्तेजना कहा जाता है, यानी एक्साइटमेंट कहा जाता है। लेकिन जब वह बालक 2 वर्ष का हो जाता है तो उसमें क्या है, सारे जो जितने भी इमोशन होते हैं, संवेग जो होते हैं, वो उत्पन्न हो जाते हैं। तो वाटसन तो कहते हैं 3 संवेग होते हैं, जबकि ब्रिजेश कहते हैं एक होता है। ब्रिजेश क्या कहता है, एक ही संवेग होता है। तो हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, संवेगात्मक बुद्धि के बारे में पढ़ रहे हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ रहे हैं। इसमें सर्वप्रथम इमोशन शब्द के बारे में चर्चा की। इमोशन शब्द की उत्पत्ति हमारे लैटिन शब्द के इमोवेट से हुई है, जिसका अर्थ होता है कि उत्तेजित करना है, जिसका अर्थ है उत्तेजित करना होता है, यानी हमें में जिस प्रकार की उत्तेजना आती है उसे ही संवेग कहा जाता है। संवेग एक जन्मजात प्रक्रिया है। संवेग से क्या है, व्यक्ति क्रोध है, भय है, गुस्सा, ये सारे संवेग होते हैं। बैठा है, शांत बैठा, उसमें विभिन्न प्रकार की क्रिया में जो शरीर होता है उसमें क्या गतिशीलता आ जाती है। वाटसन ने कहा था कि बच्चा जब जन्म लेता है तो उसमें 3 संवेग पाए जाते हैं, भय, क्रोध और स्नेह। ब्रिजेश कहते हैं केवल उत्तेजना पाई जाती है, और जैसे ही बालक 2 वर्ष का होता है तो उसमें क्या सभी प्रकार के संवेग उत्पन्न हो जाते हैं। संवेग जो होते हैं हमारे कितने, अब आगे चर्चा करते हैं कि संवेग जो होते हैं, इमोशन होती है, कितने प्रकार के होते हैं। संवेग या इमोशन की अगर बात करते हैं 2 प्रकार के होते हैं। एक तो क्या होता है, सुखद संवेग है, और दूसरा कौन सा आता है, दुखद संवेग है। सुखद संवेग की अगर बात करते हैं तो हम अभी उदाहरण लिया था कि कहीं बैठे थे, तुरंत किसी का फोन आता है, हमारे निजी चाहने वाले का फोन आता है, उसके फोन आने पर हम क्या खुश हो जाते हैं। कोई वो ऐसी बात कहता है जिसके कारण क्या हम इतना एक्साइटमेंट हो जाते हैं, तो ये किसका है, सुखद संवेग का उदाहरण है। दूसरा दुखद संवेग का है, हम बैठे हैं, हमारे पास फोन आए, कहा कि तू फिर फेल हो, तो क्या है, फिर फेल हो गया, तो ये किस प्रकार का है, दुखद संवेग है। तो संवेग कितने प्रकार के होते हैं, 2 है। एक तो सुखद संवेग है, एक दूसरा कौन सा आता है, दुखद संवेग है। सुखद संवेग की अगर बात करते हैं तो इस संवेग में व्यक्ति की अगर शारीरिक क्रिया की अगर बात करते हैं, जब व्यक्ति बैठा होता है तो उसमें शारीरिक परिवर्तन हो जाता है, उसके हाव चाल, उसके बोलने की कला, हाव भाव है, उसके दूसरे व्यक्ति के साथ इंटरलेट करने की जो बातचीत करने का पहले लहजा था, जैसे सुखद संवेग का फोन आता है उसको क्या है, ज्यादा वो खुश हो जाता है, उसको तुरंत कई चीजें बीच बीच में क्या है बोलता है, कई बीच में छोड़ देता है, ये क्या खुश है, ये कौन सा है, सुखद संवेग है। सुखद संवेग से व्यक्ति का मानसिक संतुलन ज्यादा काम करता है, उसकी बुद्धि क्या है, ज्यादा काम करती है। कई बार होता है किसी कार्य को करने में हमें इंटरेस्ट आता है, जैसे कोई कार्य हम कर रहे हैं, अच्छा एनवायरमेंट है, अच्छा वातावरण है, उसको करने में क्या है आपको इंटरेस्ट आता है। ठीक है, वातावरण अच्छा है तो आपको क्या है उसको करने में और आएगा भी, इसके बारे में और देखें। जैसे क्या है पढ़ाई करने में, सपोज करें मुझे पढ़ाई करने में इंटरेस्ट है, मुझे इधर उधर जाने में ज्यादा बिल्कुल भी शौक नहीं, केवल और पढ़ने में है। ठीक है, किताबें कितनी भी हो, किताबों के बारे में ज्यादा पढ़ने रहने में क्या है इंटरेस्ट है, तो मुझे क्या है सुखद मिलता है, किससे, किताबों से। ठीक है, मेरा क्या संवेग कौन सा हो गया, सुखद संवेग है। कौन देते हैं मुझे, किताबें क्या है सुखद संवेग देती है। यानी जब एक टॉपिक पढ़ते हैं फिर इसके बाद में अगला पढ़ते हैं, फिर अगला पढ़ते हैं, तो इंटरेस्ट आता है कि इसके बाद में क्या था, इसके बाद में क्या था, यानी हमें शांति मिलती है और हमें अनुभव होता है कि हम इसके आगे पहुंचे, इसके आगे पढ़ने पे पहुंचे, इसमें आगे क्या दिया हुआ है। तो ये संवेग किस प्रकार के हैं, सुखद संवेग है। दूसरा दुखद संवेग है। कई बार ऐसा होता है कि टॉपिक ऐसे आ जाते हैं जिनको क्या समझना बिल्कुल मुश्किल हो जाता है, कोई सन आ गया या किसी प्रकार के प्राचीन इतिहास की जो बातें आ जाती है तो उनको क्या समझना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, तो उस समय मन नहीं करता कि आज ना पढ़े, आज क्या नए पढ़ें, आज कुछ नए देखें। ठीक है, क्यों, इंटरेस्ट नहीं आता उस टॉपिक में। जब इंटरेस्ट नहीं आता है तो हमारा मानसिक जो दिमाग है, मानसिक संतुलन है वो थोड़ा लो लेवल का हो जाता है, बुद्धि काम नहीं करती है, तो उस समय क्या हमें दुख होता है और हमारा शरीर क्या बिल्कुल शांत ऐसे क्या लो एनर्जी करेगा। ठीक है, आज नहीं पढ़े, सुस्ता सुस्ता दिखाई देता है। लेकिन जिस दिन पढ़ने में इंटरेस्ट आता है, मजा आता है, उस दिन क्या शरीर पर हाव भाव और सारी प्रक्रिया क्या बहुत अच्छी रहती है, लेकिन उसी क्या कहा जाता है सुखद संवेग। लेकिन जिस दिन क्या पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं होता है, पढ़ने का मन नहीं होता है, मन मारकर जब पढ़ते हैं तो उसमें हमारे शरीर का हाव भाव उत्तेजना बिल्कुल शांत होती है। इससे क्या है पढ़ तो लिए लेकिन वो एहसास नहीं मिला, इसे क्या कहा जाता है, दुखद संवेग है। तो संवेग की अगर बात करते हैं, इमोशन की अगर बात करते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं।
या और उदाहरण की अगर बात करते हैं, बार बार परीक्षाएं दे रहे हैं, जब हम पास हो जाते हैं तो हम क्या है आगे सोचते हैं ये करेंगे वो करेंगे, इसके बाद ये पढ़ेंगे, अब की बार ये एग्जाम करेंगे, तो ये क्या सुगध है हमारा, ठीक है, दिमाग में ज्यादा चलता है। जब सुगध समय की हमें प्राप्ति होती है तो हमारा मानसिक संतुलन स्थिर रहता है और हमें आगे सोचने की कला मिलती रहती है। आगे हम सोचते हैं आगे ये पढ़ेंगे ये पढ़ेंगे, अब हमें इस भर्ती में चले गए तो आगे वाली क्या है बड़ी भर्ती है उसमें हम ज्वाइनिंग लेंगे, उसमें ये लेंगे, तो उसमें क्या दिमाग भी ज्यादा सोचने लगता है, उसकी बुद्धि भी ज्यादा कार्य करती है। लेकिन जैसे दुखद की अगर बात करते हैं, पेपर दिया, लगातार कई पेपर दिए, पास नहीं हुए, तो हमारे दिमाग में क्या दुखद संतुलन चला गया, हमारा दिमाग का बिल्कुल शांत स्वभाव से ऐसे गिरे पड़े से रहते हैं, ठीक है। तो ये किस प्रकार दुखद समय है, फिर हमारा दिमाग काम नहीं करता है और कई बार कई बच्चे क्या है अपना मानसिक संतुलन खो देते हैं। जैसे हमें नेट के एग्जाम की कोटा की बात करते हैं, जयपुर की अगर बात करते हैं तो एलन कोचिंग है और कोटा की कोचिंगें हैं, उनमें बच्चे कई बार क्या नीट की प्रिपरेशन करते हैं, लगातार करते हैं, लेकिन पहले अटेम्प्ट में दूसरे अटेम्प्ट में उनकी रैंक नहीं आती, पास नहीं हो पाती है, तो वो क्या सुसाइड कर लेते हैं। तो ये उनके क्या होते हैं दुखद संवेग होते हैं, जिनके कारण क्या है उनका मानसिक संतुलन खो देते हैं और मानसिक संतुलन खोने के कारण क्या है वो आत्महत्या जैसी क्या प्रक्रिया करते हैं। तो ये संवेग किस प्रकार के होते हैं, दुखद संवेग होते हैं। तो संवेग हमारे कितने प्रकार के होते हैं, दो है, सुखद है और कौन सा आता है, दुखद है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जैसे जैसे संवेग जो होते हैं, इमोशन तीव्र होते हैं, बुद्धि क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जैसे उदाहरण की अगर बात करते हैं, हम जैसे जन्म लिया था संवेग बिल्कुल कम थे, हम इधर उधर मित्र मंडली बिल्कुल नहीं थे, हम क्या केवल घर पर रहते थे, अपने आस पड़ोस में नहीं जाते थे। घर में जितने समय थे खुशी मिलती थी, दुख मिलता था घर वालों से था, आस पड़ोस से हमें कोई लेजा नहीं था, इधर परिवेश से कोई लेना देना नहीं था। जैसे ही हम बड़े हुए हमें संवेगों में परिवर्तन हुआ, मित्र मंडली बनी, समाज के प्रवेश किया, ये क्या सोचेगा वो क्या सोचेगा, ये पड़ोसी क्या सोच रहा होगा, वो क्या कह रहा होगा, संवेग हमारे क्या तीव्र हो गए। संवेग जैसे ही बढ़े तो बुद्धि का क्या लो आ जाती है। पहले एक लेवल पर थे तो उस समय तो क्या केवल हमें क्या अपने बारे में सोचना था, माता पिता क्या कहेंगे और हम पढ़ रहे हैं, सही है बिल्कुल है, तो बुद्धि उस समय क्या सक्रिय रूप से ज्यादा कार्य करती है। लेकिन जैसे ही आस पड़ोस परिवेश के लोगों के बारे में, उनके संवेगों के बारे में सोचना, ये क्या सोच रहा है, ये बंदा जा रहा है, ये क्या सोच रहा है, वो क्या सोच रहा है, ठीक है। जैसे ही हम ऐसे करना स्टार्ट कर लेते हैं तो बुद्धि पर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि ये संवेग जो होते हैं बुद्धि को एकाग्र रूप से चलने नहीं देते हैं। तो जैसे ही संवेगों का विकास होता है बुद्धि का क्या है लेवल नीचे आ जाता है, बुद्धि कम हो जाती है। तो प्रश्न पूछा जाएगा कि संवेग तीव्र होने से बुद्धि पर क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे ही संवेग तीव्र होंगे तो हमारी बुद्धि है वो कम हो जाती है, आईक्यू लेवल है वो कम हो जाता है, सोचने समझने पढ़ने की जो इच्छा है वो कम हो जाती है। अब क्या है संवेग जो होते हैं, इमोशन जो होते हैं वो सक्रिय तो एकदम से हो जाते हैं लेकिन शांत धीरे धीरे होते हैं। संवेग जो होते हैं, इमोशन जो होते हैं वो सक्रिय अगर बात करते हैं, एक्टिव तो एक तुरंत प्रभाव से हो जाएंगे, लेकिन शांति की अगर बात करते हैं बहुत समय लगता है। जैसे सामान्य सा संवेग है क्रोध है, सामान्य सा संवेग है क्रोध है, ठीक है, किसी में अलग अलग होता है, किसी का खुशी का क्रोध है, किसी का खुशी का है, किसी का निर्दयता का है, अलग अलग होते हैं। तो ज्यादातर मोस्टली अगर देखा जाता है क्रोध से सभी को समझ में आएगा। हमें किसी बात को लेकर के गुस्सा 1 मिनट में आ जाता है। कई बार हमने देखा कोई बात होती है, ठीक है, मेरे ऊपर तो ये लागू होती है, कोई भी जो बात होती है उसको लेकर के है किसी व्यक्ति को तुरंत क्या है गुस्सा आ जाता है, लेकिन उसको शांत करने के लिए उसको 5, 7, 10 मिनट का समय लगता है। गुस्से आने में तो उसको क्या मात्र 1 सेकंड का समय लगता है किसी बात को लेकर, लेकिन उसे शांति की कगार पर ले जाना है तो 5 से 10 मिनट का समय लगता है दिमाग को शांत करने के लिए, ठीक है। तो पूछा जाता है कि जो संवेग होते हैं वो एक्टिव तो क्या है एकदम हो जाते हैं, संवेग क्या उत्तेजित तो एकदम हो जाते हैं, संवेग उत्पन्न तो 1 मिनट में ही हो जाते हैं, लेकिन शांत क्या होते हैं धीरे धीरे होते हैं। जैसे हम खुश हैं तो हंसते रहते हैं लगातार, तो उसको हंसने में क्या है कई बात ऐसी होती है जब लगातार उसके बारे में हंसते रहते हैं, हंसते हैं तो ये क्या संवेग उत्पन्न हो गया, लेकिन शांति क्या है धीरे धीरे क्या है उस हंसी को हम भूल पाएंगे। कोई दुख की बात है तो धीरे धीरे उसके बारे में क्या है भूल पाते हैं। क्रोध आ जाता है, आ तो तुरंत जाता है, सामान्य सी बात पर किसी ने कैसा कह दिया, आपसे बातचीत हुई तो क्या क्रोध आ गया, गुस्सा आ गया, लेकिन शांत होने के लिए क्या इधर उधर होना पड़ता है, 5 से 10 मिनट का समय लगता है। तो क्रोध क्या है एक्टिव, यानी क्रोध आ तो या संवेग, क्रोध जो संवेग है वो उत्पन्न तो क्या है तुरंत हो जाते हैं, उनको शांत होने में क्या लगता है समय लगता है, ठीक है। तो कई बार कहा जाता है कि संवेगों का दमन नहीं करना चाहिए, संवेगों का क्या है दमन नहीं करना चाहिए, अपितु उसमें क्या है शोधन करना चाहिए। जैसे कोई जो बालक है उसको क्या है संवेग है घूमने फिरने की उसकी इच्छा है, कोई बालक है उसके अंदर संवेग है कि इधर समाज में रहने के लिए घूमने फिरने की इच्छा है, घर वालों ने कह दिया कि क्या है तू बाहर मत जा,
तुम क्या बाहर मत जा, इनसे बात मत कर, उनसे बात मत कर। तो उसका एक संवेग है, यानी समाज में रहना और इधर उधर घूमना उसका संवेग है, उसका एक इमोशन है। जैसे उसको कहा जाता है कि तू इधर उधर मत जा, लोगों के साथ मत इंटरलेट कर और क्या है इधर उधर घूमने मत जा, तो व्यक्ति क्या है दमन हो जाता है, उसका जो संवेग है वो दब जाता है, व्यक्ति फिर क्या है वो समायोजित हो जाता है। ठीक है, व्यक्ति को कई बार देखा बाहर नहीं जाने देते, घर में रहता है, उसके मित्र मंडली छुड़ा देते हैं, तो व्यक्ति क्या कुछ समायोजित हो जाता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जिस व्यक्ति को बाहर जाने में इंटरेस्ट है उसको बाहर जाने देना चाहिए, जिसको घर पे है घर पे रहना देना चाहिए। ठीक है, जिसको घूमने फिरने का शौक है उसके समय के अनुरूप उसे घूमने फिरने देना चाहिए, क्योंकि इनका दमन नहीं करना चाहिए, इनका शोधन करना चाहिए। आपने देखा कोई बालक है लगातार वो 6 महीने 2 महीने लगातार घूमता रहता है, तो आपने देख लिया उसका क्या घुमाई में शौक है, तो उसको उसी कार्य में लगा दो जिसमें क्या सारा दिन घूमना ही फिरना पड़े। जिसको क्या घूमना फिरना पड़े तो क्या है उसका वो क्या है काम भी हो जाएगा, उससे पैसे भी आएंगे, उसका क्या है वो एक जो इमोशन है संवेग है वो उसकी भी क्या है पूर्ति हो जाएगी। हमारा जयपुर में एक मित्र है, वो दिल्ली से यहाँ आया था, जयपुर आया था दिल्ली की अगर बात करते हैं, वहां से जयपुर आया था, तो उसको क्या घूमने फिरने का शौक था, उसको क्या घूमने फिरने का शौक था। जब भी वो इधर उधर क्या जाते, कोई बस से जाती है ट्रेन जाती है, तो वो शौक था कि क्या इनके क्या मजे, इनके क्या है क्या मजे हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं सारा दिन, क्या मस्ती है। वो बेचारा खेत में कार्य करता, पहले क्या खेत में कार्य करता, फिर वह जब गांव से क्या उसका दिल्ली आया, गांव से दिल्ली आया, दिल्ली से क्या फिर जयपुर आ गया। जैसे ही जयपुर आया तो जयपुर में एक कंपनी में कार्य करने लग गया। गंगानगर का आदमी था, उसके मोटर व्हीकल की कंपनी थी, ट्रांसपोर्ट के पार्ट इधर उधर बेचे करते थे। ठीक है, पूरे राजस्थान में जो क्या ट्रांसपोर्ट का कार्य करते थे, तो वो क्या उस दुकान पर लग गया। मात्र 7,000 रुपए में उसको तनख्वाह दी जाती थी और पूरे राजस्थान में घूमने के लिए, कभी भीलवाड़ा है, कभी जोधपुर है, कभी अगर हम बात करते हैं पाली है, सुमेरपुर है, इन क्षेत्रों में सभी पूरे राजस्थान के जो जिले हैं उनमें उसको घुमाया। क्यों? वो सामान बेचते थे, और सामान बेचने भेज तो क्या है बसों में, रोडवेज का बस स्टैंड है सिंधिके में बिल्कुल साथ में था, वहीं उनकी दुकानें, तो क्या है बेचने के लिए सामान तो तुरंत क्या उन बसों पर रख देते थे, सामान तो पहुंच, लेकिन कई बार क्या पैसे धीरे धीरे आते हैं, आपको पता है पैसे धीरे धीरे आते हैं, तो पैसे लेने के लिए उसको भेजते थे। वो वहां रात को रुकता, होटल में रुकता और इधर उधर घूमता रहता। उसने 14 से 15 साल यह कार्य किया, उसकी क्या है शोधन हो गया, उसने कार्य करना सीख लिया, हमारे उसने क्या कार्य करना सीख लिया, और बाद में क्या है उन्होंने खुद का जो ट्रांसपोर्ट का काम किया, आज के है वो एक बहुत ऊंचे लेवल पर है। तो उनका क्या है, उनके घर वालों ने क्या है उनके घूमने फिरने का जो आइडिया था, उनकी इच्छा थी, उसको दमन नहीं किया, उसमें शोधन किया, क्योंकि उसको उनको कह दिया कि आप वो काम करें जो आपकी इच्छा है। तो उन्होंने कहा मुझे घूमने फिरने का शौक करो, इसी कार्य में आकर लगे। आज उनका क्या है वो बिजनेस का सरोकार है, यानी उसमें उन्होंने क्या शोधन किया, न कि दमन है। तो इमोशन का यानी अगर हम बात करते हैं, हमारे जो इमोशन जो होते हैं उनका दमन नहीं करना चाहिए, उनका क्या करना चाहिए शोधन करना चाहिए, उसका क्या है परिवर्तीकरण करना चाहिए। यानी व्यक्ति को अगर कोई व्यक्ति का खेलने कूदने है, कई बार देखा हो गांव का जो बच्चा है या शहर का जो बच्चा है शाम को खेलने के लिए जाता है, 4 बजे जाता है और रात को 9 बजे तक आता है, उसका क्या इच्छा किसमें खिलाड़ी की है, लेकिन आप उसे डॉक्टर बनाना चाहते हैं, लेकिन वो बनना क्या चाहता है खिलाड़ी है, तो हम उसका दमन नहीं करेंगे, दमन नहीं करेंगे, उसको कहेंगे तू पढ़, एक टाइम के एक लेवल के हिसाब से तू पढ़, बाकी तो खेलना चाहता है तो खेल। वो क्या खेल भी सकेगा, इच्छा के अनुसार क्या है उसकी क्षतिपूर्ति भी हो जाएगी। अगर उसने सही इसके उसका अनुभव हुआ, कार्य अनुभव हुआ या सही उसको कार्य करना आया, तो वो क्या है अपने क्रिकेट के क्षेत्र में या जो खिलाड़ी प्रवृत्ति के क्षेत्र में क्या है आगे ऊपर सरोकार हो जाएगा, ऊपर अपनी जो ऊंचाइयां वो छू लेगा और पढ़ाई भी करेगा। ऐसा नहीं है कि तू पढ़ने केवल पढ़ेगा तो खेलने नहीं जाएगा, तो उस समय उसकी क्या है इमोशन जो है दमन हो जाते हैं, न तो वो पढ़ाई कर पाता है न वो खिलाड़ी, क्योंकि उसकी भावना तो कहाँ रहती है खेलने में रहती है, तो पढ़ेगा कैसे। ठीक है, तो उसकी इच्छा कहाँ है केवल और केवल क्या खेलने की है, तो वो क्या सारा दिन सोचता है वो इससे खेल रहा होगा, वो इससे खेल रहा होगा। ठीक है, जब जिस चीज से दूर रहते हैं तो इससे पता लगता है, ऐसे होता है कि वो पता नहीं क्या कर रहा है, कैसे होगा, वो कैसे खेल रहे होंगे, क्या कर रहे होंगे। ठीक है, लेकिन जैसे ही हम उसके पास में जाएंगे तो पता चलता ठीक है ये सामान्य सा कार्य है और यही कर रहे हैं, तो खेलने की उसकी भावना होगी। अगर खेलने के लिए जाएगा तो वो क्या है खेल कर आ जाए 2-4 घंटे में, तो उसका क्या है 24 घंटे में क्या है 4 घंटे खेलिए 20 घंटे उसका मन शांत रहेगा। लेकिन जैसे ही वो क्या खेलने नहीं जाता है तो वो 4 घंटे की बातें उसके दिमाग में 20 घंटे तक घूमती रहती है, पता नहीं वो कैसे खेलेंगे, कौन सा खेला होगा, कितने ओवर किए होंगे, कैसे बॉल फेंकी होगी। तो इस प्रकार के हैं, तो दमन नहीं करना चाहिए, अभी तो इनमें क्या करना चाहिए शोधन करना चाहिए। ये क्या होते हैं इमोशन जो होते हैं, इमोशन क्या है संवेग जो होते हैं उनके बारे में था। कल हम क्या है संवेगात्मक बुद्धि और इनसे संबंधित क्या है कुछ मॉडल दिए गए थे, अंतर्व्यक्तित्व है, अंतराव्यक्तित्व है, अमीआईएस है, विभिन्न प्रकार के जो मनोवैज्ञानिक थे उनके द्वारा संवेगात्मक बुद्धि के लिए क्या है जो तंत्र और क्या है इनके जो मॉडल दिए गए थे इनके बारे में चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना है, बाकी कल के इसके बारे में एक बार थोड़ा सा और देख लेंगे और फिर इसके आगे पढ़ेंगे। कल ये संवेगात्मक बुद्धि कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम इसके नई यूनिट है इसके बाद में उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, ओके दोस्तों, थैंक यू।